हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं रसायन विषय के बारे में अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है आणविक द्रव्यमान, जिसे हम अणु भार भी कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो है आवर्त सारणी में तत्वों के नाम, उनकी परमाणु संख्याएं और परमाणु द्रव्यमान आप सभी को याद होना चाहिए। कम से कम आप सभी विद्यार्थियों को 50 तक तत्वों के नाम याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, साथ ही साथ उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। तो जैसे अणु भार या आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल M बराबर क्या होता है, हम बात करें, होता है परमाणु भारों का योगफल। क्या होता है? परमाणु भारों का योगफल। परमाणु भारों का योगफल। जैसे यदि मैं बात करूं H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि ये प्रश्न है तो इसे कैसे ज्ञात करते हैं? हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो 2 1 कम 2 प्लस 16 बराबर 18। इस प्रकार से अणु भार ज्ञात किया जाता है। फिर से हम समझाते हैं। परमाणु M बराबर परमाणु भारों का योगफल। यदि हमारा प्रश्न है H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, 2 हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, 2 1 कम 2, 16 का 16, 16 और 2 को जोड़ेंगे तो 18 होता है। यदि दूसरी हम एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। NaOH, सोडियम का परमाणु भार होता है, आप जानते हैं, 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो जोड़ते हैं 1 6 7, 7 3 10, 1 कैरी, 1 2 3 और 1 हासिल, 4 बराबर 40। टोटल जो है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है आणविक द्रव्यमान होता है 40। रासायनिक संयोग नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के पहले रसायनज्ञ लोग जो थे, जो वैज्ञानिक थे, उन लोगों को अणु परमाणु का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी यौगिक कैसे बनते हैं उन्हें ज्ञान था। और उसी के आधार पर जो है उन्होंने रासायनिक संयोग नियम को जो है दिए। यहाँ पर हम पांच जो है रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे। 5 इनके हम प्रकार पढ़ेंगे, नहीं है आपको समझना है अच्छे से। पहला है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे पदार्थ की अविनाशी का नियम भी कहा जाता है। इसे पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहा जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम क्या है, यदि हम बात करें तो इसके आधार पर इन्हें जो है सर लेवोजियर ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम का प्रतिपादन किन्होंने किया था? सर लेवोजियर ने किया था। लेवोजियर ने किया था। इस नियम के अनुसार 1789 में सर लेवोजियर ने किया था। इस नियम के अनुसार द्रव्य न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होता है। अर्थात हम द्रव्य को न तो बना सकते हैं और न उसे हम नष्ट कर सकते हैं, केवल और केवल उसका रूप बदलता है। इसी को जो है पदार्थ की अविनाशिता या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं।
इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि माना कि हमारा अभिकारक, मान लीजिए कि अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, आप सभी समझते हैं। A प्लस B, ये अभिकारक से C प्लस D उत्पाद बना, तो इसका कुल द्रव्यमान बने हुए उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्शंस। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, केवल और केवल उसका स्वरूप बदलता है। यदि अभिकारक A प्लस B है और बना हुआ उत्पाद C प्लस D है, तो इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो आपस में समान होगा। इसका प्रयोग सबसे पहले लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या किया था? प्रयोग किया था। लैंडोल्ट का प्रयोग हम समझते हैं। लैंडोल्ट का प्रयोग, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लैंडोल्ट का प्रयोग। लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने जो है कई रासायनिक अभिक्रियाओं में जो है अपना योगदान दिया। उन्होंने एक एच आकार की परत ले लिया और इसमें जो है अलग अलग विलयन को जो है दोनों पात्र में भर दिया। एक पात्र में जो है सिल्वर नाइट्रेट और दूसरे पात्र में उन्होंने सोडियम क्लोराइड को आपस में भर दिया और अभिक्रिया कराने से पहले दोनों को अच्छे से उन्होंने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। और अभी गर्म करने के बाद जैसे ही गर्म किया, ये इस वाले जो नली जैसे ही गर्म होता है ये बंद हो जाता है, पैक हो जाता है। इसके बाद जो है इसको उलट के जो है फिर से जब इसको ठंडा किया गया और इसको फिर से जब इसको फिर से तौला गया तो देखा कि अभिक्रिया कराने से पहले जो इनका वजन था, जो द्रव्यमान था, वही द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात था। इसका यह अर्थ होता है कि लैंडोल्ट के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि द्रव्य न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होता है। ठीक है जी। स्थिर अनुपात का नियम दूसरा है हमारा। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में इस नियम को दिया था। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो। किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे उदाहरण के लिए जो भी यौगिक है, हमारे पास एक यौगिक है जल H2O, इनके जो तत्व हैं, जो तत्व के जो द्रव्यमान हैं उनमें एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, यहाँ पर दो हाइड्रोजन हैं, और अनुपात ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, 2 1 कम 2 और ये 16। तो यहाँ पर ये बोले हैं कि किसी यौगिक में उनके तत्वों के, ये एक यौगिक है, इनके दो तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान 2 है, 1 है और इसका द्रव्यमान 16 है, वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। 2 1 कम 2 और 2 8 16, तो 1:8। मतलब ये क्या होंगे? एक निश्चित अनुपात में, सरल अनुपात में ये रहेंगे। इसी को कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। कहने का अर्थ है कि आप चाहे कहीं का भी जल ले लीजिए, आप कहीं का भी क्या ले लीजिए? जल ले लीजिए, उस जल में जो हाइड्रोजन का अनुपात इतना होगा और ऑक्सीजन का अनुपात इतना होगा। चाहे आप कहीं का भी जल ले, झरने का ले लें, नल का ले लें, जहाँ का भी आपको ले लें, अमेरिका का, लंदन का, जहाँ का भी आप जल ले लें, उनका जो अनुपात होगा इसी प्रकार से रहेंगे। एक और एग्जांपल हम करते हैं, जैसे H2SO4, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 2 है तो यहाँ पर 2 लिखे हैं। सल्फर का होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो 2 1 कम 2 16 और 16 चौक 64। सॉरी सल्फर का 32 होता है, 32 होता है। तो आगे देखिए कि एक सरल अनुपात में ये होंगे 2 1 कम 2 2 16 32 और ये 2 32 64। इसी प्रकार से
यह जो है अनुपातनीय रहेंगी। देखिए कि किसी यौगिक गुण के तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में रहेंगे, यह जो है एक निश्चित अनुपात में ये रहेंगे, चाहे इसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। गुणित अनुपात का नियम, रासायनिक संयोग नियम में हमारा तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, जिसे जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। जब दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के द्रव्यमानों में जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं, एक सरल अनुपात में होता है। देखिए आपको उदाहरण से हम समझाते हैं कि जब दो तत्व, मान लीजिए दो तत्व हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों संयोग करके क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। एक यौगिक ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा हम ये जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक क्या है, यौगिक है। परिभाषा से आप समझिए, जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब किसी एक तत्व का द्रव्यमान, यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन का सबसे पहले द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक है, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। इसका हम बात करें तो इसका होगा भी 12 और इसका होगा 16 दूने 32। तो देखिए एक निश्चित मात्रा में संयोग करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ इनका निश्चित ही है, आप देख लीजिए 12-12 है, फिक्स है। यदि हम ऑक्सीजन का जो है अनुपात निकालें, यदि हम ऑक्सीजन का अनुपात निकालें यहाँ पे 16:32, तो एक सरल अनुपात में होने चाहिए। 16 एक कम 16 और 16 दूने 32, ये एक सरल अनुपात है, इसी में ये है। ये नियम यही बताता है कि यदि कोई दो तत्व के यदि यौगिक हैं, यदि कोई दो तत्व हैं और उनके निर्माण से कई यौगिकों का निर्माण होता है, तो उनका जो द्रव्यमान होगा, जो एक दूसरे तत्वों की निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं तथा दोनों आपस में क्या होंगे, सरल होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यह नियम है। व्युत्क्रम अनुपात नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स। दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं जो किसी तीसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा से संयोग करती है, पहले उन तत्वों के द्रव्यमान समान होंगे या उनकी गुणित होंगी। जिन मात्राओं में वे तत्व परस्पर संयोग करते हैं उन्हें ही हम व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। देखिए व्युत्क्रम अनुपात का नियम एक ऐसा नियम है जिसमें दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्राएं से क्या करेंगी, संयोग करेंगी। उदाहरण के लिए समझते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये कार्बन और हाइड्रोजन का यदि हम संयोग करते हैं तो क्या बनता है, इससे CH4। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, H2 जल। तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है 12 अनुपात, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है आपका 1 और 4 हाइड्रोजन है तो 4। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 2, इसका परमाणु भार 1 होता है, और लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 1 कम 2, और इसका होता है 16। तो देखिए कि दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व से के एक निश्चित मात्रा से संयोग करती है। ठीक है जी, ये दो तत्व है, ये किसी तीसरे तत्व के, तो अब कहाँ यहाँ पर निश्चित है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तो निश्चित नहीं है। तो निश्चित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा कीजिए तो क्या होगा, 2 दूने 4 और 16 दूने 32। यदि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन यहाँ पे होगा 16 और 16 दूने 32। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 12 और 32। ठीक है, तो परिभाषा जैसे बोला है कि दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं तीसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा से संयोग करती है, पहले उन तत्वों के द्रव्यमान समान होंगे या उनकी गुणित होंगी जिन मात्राओं में वे तत्व परस्पर संयोग करते हैं। यही व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। पांचवा है हमारा गैर-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं जब सभी गैस समान ताप एवं दाब की स्थिति में हों। यदि सभी गैस मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों गैस ही हों
तो क्या होंगे, इनका जो आयतन होगा वो क्या होगा, सरल अनुपात में होगा। जैसे आपको हम समझाते हैं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का जो है आयतन, हाइड्रोजन का आयतन जो है 1 और यहाँ पर 2, 1 1 2। यदि हम इनका अनुपात करेंगे आयतन अनुपात 1 1 2, यही सरल अनुपात है। यदि ये समझ में नहीं आया हो तो एक और एक उदाहरण हम जो है यहाँ पे देखते हैं। N2 plus H2 NH3 2NH3 और यहाँ पर बैलेंस करेंगे इसको, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर जो है 3 का यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो यहाँ पर आयतन देखिए 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 2, ये इनका आयतन है। और यदि हम इसको अनुपात में यदि हम लिखते हैं तो 1:3:2, या हम इसे लिख सकते हैं 1:2:3। इसी को गैर-लुसाक का गैस आयतन से संबंधी नियम कहा जाता है।